नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा स्पेशल शो, जहां हमारे साथ महिला व्यूअर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो शो में बैठकर अपने पोर्टफोलियोज पर राय लेती हैं। आप भी शो का हिस्सा बन सकती हैं अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। राजेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए एम कैपिटल से, जो कि आपके पोर्टफोलियोज पर राय देंगे। ये तरीका है आपकी स्क्रीन पर शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं इस शो में आने के लिए। मार्केट पर क्विकली एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हमारे आज के मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। मार्केट्स की शुरुआत जो हुई वो काफ़ी उथल पुथल भरी रही। एक डिप लेने के बाद मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो डेज लो से कंपेयर करें तो थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आई है, और इस रिकवरी में जो योगदान रहा है वो निफ्टी बैंक का रहा है, क्योंकि दिन के लोअर लेवल से रिकवरी लेने के बाद अब निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और अब सिर्फ 173 अंकों की ही गिरावट रह गई है। हालांकि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो ये बेटर प्लेस दिखाई दे रहे हैं। आज के सेशन में मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है, यहाँ पर 40 अंकों की बढ़त है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के लोअर लेवल से रिकवर हुआ है और अब लाल निशान में जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर है। मार्केट की ब्रेथ थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई दी है, ऑल्दो अभी भी ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट है और लार्ज कैप्स में भी गिरावट है, इसीलिए गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1803 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 628 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। चलिए फटाफट से एक क्विक मार्केट चेक ले लेते हैं और उसके बाद हमारी जो व्यूअर्स मौजूद है हमारे साथ उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, मार्केट इनफैक्ट वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट में, उसी तरीके का रिएक्शन बाजार में देखने को मिल भी रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ी स्ट्रेंथ बनती भी है मार्केट में, तो वो टिक नहीं पा रही है। आप कैसे देखते हैं फिलहाल मार्केट सिचुएशन को? गुड आफ्टरनून दीपाली जी, थैंक यू बुलाने के लिए। मार्केट के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि निफ्टी ऊपर के लेवल से करीब करीब 10% करेक्ट कर चुका है। और जो वैल्यूएशन की चिंता लोगों को बनी हुई थी, अब अगर देखो तो निफ्टी के जो पीई है वो 20-21 पे आ गए, तो मुझे लगता है कंफर्टेबल लेवल आ गए हैं। अब थोड़ा सा बाजार को इंतजार है कि जहां दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स ने इंटरेस्ट रेट वगैरह में कट करी है, तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या आरबीआई करता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से दुविधा बनी हुई है, आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि अभी इस वक्त वो करने के मूड में नहीं है, वहीं सामने में सीतारमन जी और पीयूष गोयल साहब ने किसी फोरम में ये भी कहा कि अब करने का समय आ गया, तो बड़ी दुविधा बनी हुई है, मार्केट चिंता में है। दूसरे, ट्रम्प साहब जब तक जनवरी में कार्यभार नहीं संभाल लेते हैं, तब तक बाजार एक चिंता में रहेगा कि उनकी पॉलिसीज क्या होने वाली। तो इस सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है, और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जो पैसे मूव हो रहे हैं वो दूसरे एसेट क्लास जैसे बिटकॉइन वगैरह में हो रहे हैं। तो थोड़े समय की दिक्कत है, लेकिन को रोकना चाहेंगे, सीधे यहाँ से रुक कर लेते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो यूएस अथॉरिटीज का जो ऑर्डर आया है अदानी ग्रुप पर, उस पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। Apparently, one 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot free. He's running around. There's no problem. There's no investigation, and we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब पावर पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने
कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपके सवाल हो तो पूछिए। वन बाय वन। सर, आप इस विषय को पहले भी लोकसभा में उठाते रहे हैं। मंडे से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है। क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के नहीं, अंदर? देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं, और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है, और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल जी, यही पूछना चाह रही थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है? इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है, और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने एमओयू साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे? बिल्कुल अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट,
एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। सर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो सामने बात आ रही है। नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां पर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए हैं, और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो आप ये सुन रहे थे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अदानी मामले को लेकर, जो सुबह डेवलपमेंट हुई। यूएस कोर्ट ने गौतम अदानी समेत 7 और लोगों पर आरोप लगाए हैं, चार्जेस लगाए हैं मल्टी बिलियन डॉलर ब्राइबरी और फ्रॉड स्कीम को लेकर, और उसी का रिएक्शन हम इस पूरे ग्रुप के स्टॉक्स पर देख भी रहे हैं। 20% तक लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं, अभी भी उतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर पूरे ग्रुप की देखें तो 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप आज में साफ हुई है इस नेगेटिव डेवलपमेंट के बीच में। तो ये पूरा ही ग्रुप आज फोकस में बना हुआ है और प्रेशर क्लियरली इस नेगेटिव न्यूज़ का देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए वापस रुक करेंगे शो की तरफ, और हमारे साथ राजेश अग्रवाल तो बने हुए हैं ही, अब महिला व्यूअर्स को भी आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ श्रीदा हैं जयपुर से, साथ ही सरोज बाला रुद्रपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बनी हुई हैं, और हमारे साथ स्वाति राठी भी हैं हैदराबाद से। आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले श्रीदा के पास चलते हैं, जयपुर से जो हमारे साथ बनी हुई है। श्रीदा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो क्विकली बताइए, यंग इन्वेस्टर लग रही हैं, कब शुरू किया, इन्वेस्ट करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, बताइए। हाय दीपाली जी, नमस्कार। सो मैंने रिसेंटली 2 साल आफ्टर कोविड स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, एंड थोड़ा सा हम मी एंड माय फैमिली स्टक इन, तो हमने सबसे पहले इक्विटास के अंदर लिया था, और उसमें ऐड करते करते अभी हमारे पास अराउंड 1,57,000 शेयर्स है इक्विटास के, जो हमने लिए थे एट द प्राइस ऑफ 92। तो इसमें हमें थोड़ा मेजर लॉस अभी दिख रहा है। एंड सेकंड हमारे पास है HAL। तो श्रीदा, पिछले 2 सालों से यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाती रही, हर डिप पे खरीदती रही, मतलब क्योंकि क्वांटिटी काफी ह्यूज है आपके पास। या सो नहीं, ये अराउंड 3 मंथ्स पहले ही हमने ऐड किया था इक्विटास के अंदर, और ये बल्क में लिया था, 1 और 2 मंथ के अंदर निकालने का था, बट देन सडनली वो डिप स्टार्ट हो गया तो हम उसको निकाल नहीं पाए। जी, सो एक ये मेरा तो इनफैक्ट इसी स्टॉक पे बात करते हैं। ओके जी, पूछ लेते हैं, इसी स्टॉक पे पहले फोकस करते हैं क्योंकि क्वांटिटी आपकी काफ़ी है इसमें, और मेरे ख्याल से अगर राजेश जी कैलकुलेट करें 14-15 लाख रुपए इन्होंने लगाए हुए हैं इस होल्डिंग में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया, लेकिन नुकसान हुआ तो इन्होंने एवरेजिंग कर ली, इसीलिए इनको लॉस हो रहा है अब अच्छा खासा सा। बताइए इनके लिए सजेशन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रही हैं। पहले तो सब महिला दर्शक जो पैनल में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, सबको नमस्कार। और जहां तक इक्विटास की बात है, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने 1-2 महीने के लिए लिया था, माने ट्रेडिंग की नजरिए से लिया था, और आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी था। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और लगातार उसे ऐड करती गई, और आज इतनी बड़ी वॉल्यूम खड़ी हो गई है। दूसरी तिमाही के नतीजे बेहद खराब आए थे। MFI के उनके बहुत खराब नतीजे थे, जिसके कारण से उन्हें बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी, उस कारण से नतीजे खराब हुए। अदरवाइज देखेंगे तो एडवांसेस में, डिपॉजिट्स में या NII में ग्रोथ बनी हुई थी। मार्जिन्स हालांकि प्रेशर में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 6 से 9 महीने में भी 80 रुपया को क्रॉस कर पाएगा। तो इस वक्त मैं यही कहूंगा कि 80 रुपए के टारगेट के साथ इस वक्त बनी रहे स्टॉक में। और चूंकि आपका ट्रेडिंग का नजरिया है, तो इसमें 58 रुपए का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें, वरना वो टूटेगा तो और भी जा सकता है। ओके, चलिए, तो सलाह दी गई है आपको। अभी 63 पर आ चुका है, अर्निंग्स का आउटलुक भी थोड़ा सा कमजोर है,
तो अलर्ट रहें, कॉशियस रहें और ये गलती ना करें कि अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो उसको ट्रेडिंग के तरीके से ही रखें, उसे इन्वेस्टमेंट ना बनाएं या फिर नजर लंबा रखें। चलिए आपके दूसरी क्वेरी पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले सरोज बाला के पास चलते हैं जो कि रुद्रपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी कब शुरू हुई, कैसे हुई? नमस्ते मैम, राजेश जी को भी नमस्ते मैम। 20 साल हो गए मार्केट में। तो ओके तो 20 साल का तो लंबा समय है, वेटरन है फिर तो आप, ये कहना गलत नहीं होगा। तो बताइए इन 20 सालों में पोर्टफोलियो क्रिएट किया इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग की? नहीं मैम, लॉन्ग टर्म में ही सब है, ट्रेडिंग नहीं। जो शेयर होते हैं वो लॉन्ग टर्म पे ही होते हैं। जी हाँ, और लॉन्ग टर्म में इनफैक्ट इनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है राजेश जी। मतलब जो भी कोई देखेगा उसे लालच आएगा कि इतने अट्रैक्टिव लेवल्स पे इनकी बाइंग है और ये होल्ड भी कर रही है। तो बताइए पहला स्टॉक बताइए सरोज जी। मैम वो टाटा कंज्यूमर है मेरे पास, 174 पे है और ये मेरी 2014 की बाइंग है। तो अब मुझे ये तो काफी गिर चुका है। अभी मुझे क्या, मैं अभी भी इसको 2-3 साल होल्ड कर सकती हूँ। ओके तो टाटा कंज्यूमर से शुरुआत करते हैं। 174-75 की इनकी बाइंग है। हाँ, अपने पीक से जरूर गिरा है, लेकिन आपके खरीदारी के भाव से तो अभी भी बहुत ऊपर है ये स्टॉक और 2-3 साल और रख सकती हैं। तो बताइए क्या करें अब ये इस होल्डिंग में? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनते हैं और सरोज जी एकदम जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से पैसे बने। और अब ये 2-3 साल रह सकती हैं, बिल्कुल बनी रहे। इस वक्त थोड़े से हेडविंड्स हैं, एफएमसीजी में वॉल्यूम्स ड्रॉप की खबरें आ रही हैं, सब कंपनियों ने ऐसे बयान दिया, इस वक्त इस वजह से दिक्कत बनी हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म में शानदार कंपनी है, बड़े ब्रांड्स हैं, चाय कॉफी में और अपनी टाटा संपन्न करके सब्सिडरी के द्वारा अन्य पदार्थों में भी डील करती हैं और रूरल में भी अच्छी पहुंच बना रही है। नए डिविजन्स, नए रिटेलर्स जोड़ रही हैं, डेट कम कर रही है। मुझे लगता है सारे पायदान पे खरी उतरती है। 2-3 साल में ये स्टॉक 1150-1200 तक बिल्कुल जा सकता है। बने रहने की सलाह रहेगी। चलिए होल्ड कीजिए। और सरोज जी बहुत हल्का नहीं हुआ ये, वरना मिड कैप स्मॉल कैप्स तो 50-60-70% तक भी हल्का हुए हैं अपने पीक से। तो थोड़ा ही नीचे आया है, जो कि बहुत नॉर्मल सा प्राइस मूवमेंट है जब मार्केट नीचे आए। तो बनी रहिए, होल्ड रखिए, आपको लेवल्स दिए हैं राजेश जी ने। अब चलते हैं स्वाति राठी के पास, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। आप बताइए, ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, कब से इन्वेस्ट कर रही हैं? हेलो दीपाली मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ऑटो पे कवरेज है और जो आपका ऑटो शो है मुझे बड़ा पसंद है, मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ उसको। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। इक्विटीज के साथ साथ आप हमारा ऑटोमोबाइल शो भी देखती हैं, थैंक यू सो मच। और अभी मेरे पास NHPC है 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 88, जो मैंने जुलाई 2024 में लेके रखे हैं। जो भी का मतलब नीचे है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब समय देंगी? हाँ जी, ओके इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज करने की जरूरत है क्या अभी? क्योंकि इतना नीचे भी नहीं आया है राजेश जी, सिर्फ 9 रुपए नीचे ही है इनके भाव से। क्या करें लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से NHPC? देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है बिल्कुल बनी रहे। हाइड्रो पावर की एक बड़ी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। दूसरी तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में थे, लेकिन आज 7 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है हाइड्रो में, जो कि देश की 15% कैपेसिटी है और 2028 तक एक 12 गीगावाट की कैपेसिटी करने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरा रवैया सरकार का रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, मुझे लगता है प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। 85-90 के टारगेट आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। बने रहें स्टॉक। ओके चलिए, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बनी रही है अपनी इस होल्डिंग में 78-90 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए, आज समय की कमी रही तो ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं ले पाए, माफ़ी चाहेंगे, बट शुक्रिया आप तीनों का ही शो में आने के लिए, स्वाति, सरोज जी और साथ ही श्रीदा, शो में आकर अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं।
मार्केट्स निचले स्तरों से थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है। आज के सेशन में कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं आपको जहां पर खबरों का इंपैक्ट देखने को मिला है। इंडियन होटल 5% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेजेस का अपग्रेड, अर्निंग्स भी स्ट्रांग रहे थे। लगातार हमने इनफैक्ट पॉजिटिव अपग्रेड्स ही आते हुए देखे हैं स्टॉक में, और 900 तक के टारगेट्स तो इनफैक्ट आज ही मिले हैं। 789 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए एक स्टॉक दिखाते हैं मेटल पैक से, वो है नाल्को का। नाल्को इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी चला था। चाइना ने जो टैक्स रिबेट कट की एल्यूमिनियम कॉपर पर, उसका बेनिफिशियरी हो सकता है, इसीलिए एक तेजी हमने प्रीवियस सेशन में भी देखी थी और आज भी अब देखिए 4.25% ऊपर ट्रेड करते हुए 4.5% ऊपर। रियल्टी में भी बाइंग देखने को मिली है। प्रेस्टीज, ब्रिगेड, फिनिक्स को सेलेक्ट स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी आज के कारोबार में रही है। चलिए, ये तो रहा क्विक मार्केट अपडेट। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप मंत्रा। नमस्कार।